हेलो बच्चों, हम लोग आज शुरू करेंगे विटामिन्स के बारे में अपना लेक्चर। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिका चौधरी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेरठ। विटामिन्स के बारे में जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, हमें ये पहले पता होना चाहिए बेसिकली कि ये वर्ड विटामिन है क्या। जो ओरिजिनली विटामिन वर्ड है ये कॉइन करा था पॉलिश बायोकेमिस्ट कासिमिर फंक ने, और इन्होंने ये शब्द निकाला लैटिन लैंग्वेज से। बेसिकली ये जो विटामिन है ये मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट था हमारी अंडरस्टैंडिंग में हेल्थ और डिजीज की। 1912 में जब कासिमिर फंक ने ये वर्ड निकाला विटामिन, जिसमें उन्होंने स्पेलिंग लिए VITAMINE, ये इन्होंने दो शब्द से बनाया था, वाइटल और अमीन। वाइटल मतलब जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही आवश्यक है, और अमीन अमीन मतलब जिसके अंदर अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड वो न्यूनतम इकाई होती है जो बेसिकली प्रोटीन को बनाती है। पर उन्होंने ये जिस तत्व की डिस्कवरी करी उसको उन्होंने ये पाया कि बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, तो उन्होंने उसका नाम भी वाइटल अमीन या वाइटा अमीन रख दिया। बाद में जब और इससे रिलेटेड तत्व पाए जाने लगे तो ड्रमंड एक और वैज्ञानिक है, उन्होंने इस शब्द को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, इसमें से ई अल्फ़ाबेट हटा दिया और इसको उन्होंने बनाया विटामिन, दैट इज स्पेलिंग जिसका था VITAMIN। ये जो वर्ड विटामिन्स हैं इनकी अगर हम लोग जनरल परिभाषा देखें, वैसे तो बहुत सारी इनकी परिभाषाएं हैं, पर एक जो परिभाषा अगर हम लोग इनकी देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब जो कार्बन से बने हुए हैं, कार्बनिक अणु जिनको कहते हैं। ये हमारे लिए हमारी नॉर्मल हेल्थ और ग्रोथ के लिए, सामान्य विकास और वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, अच्छे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। और हमारी डाइट में हमें इनको इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। इनकी प्रॉपर्टीज़ जब हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी विशेषताओं के बारे में हमें डेफिनेटली जानना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ये तो हमें इनको डेफिनेशन से ही पता लग गया था, पर इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिसमें है कि ये दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही जगहों से मिल जाते हैं, पर मेनली मिलते कहाँ से हैं? ये हमें साग सब्जियों से, दैट इज प्लांट से। एनिमल से जो ज़्यादातर मिलते हैं वो हैं आपके विटामिन B12 एंड विटामिन D। बाकी जो हैं वो ज़्यादातर आपको प्लांट्स एंड एनिमल से ही मिल जाते हैं, प्लांट से मिल जाते हैं। इनकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा इनकी हमें आवश्यकताएं नहीं होती। ज़्यादा आवश्यकताएं कब होती हैं? जब वृद्धि की दर बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि गर्भावस्था में, जैसे कि धात्री अवस्था में, जैसे कि चाइल्डहुड में, बाल्यकाल में जिसको हम लोग कहते हैं। धात्री अवस्था में एक लेडी को ना केवल अपने लिए चाहिए, बल्कि जो मिल्क बन रहा है, जो बच्चा पी रहा है दूध को, उसके थ्रू भी बच्चे के पास ये विटामिन पहुंचते हैं, तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है। ये ज़्यादातर विटामिन्स जो होते हैं ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ये जैसे आपको पहले परिभाषा में भी बताया जा चुका है। तो इसलिए हम इनको कहाँ से लेते हैं? अपनी डाइट से। डाइट या जो हमारा भोजन होता है, जो हमारे मील्स होते हैं, वहाँ से हम इनको सप्लीमेंट करते हैं या वहाँ से हम इनको सप्लाई करते हैं अपनी बॉडी में। कुछ विटामिन्स भी होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, जैसे कि विटामिन A और विटामिन D। जबकि ज़्यादातर जो ऐसे होते हैं वो हमारी डाइट में होते हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। और वो किस रूप में होते हैं? प्रीकर्सर के फॉर्म में, जैसे कि प्रोविटामिन्स कहते हैं। और जब हमारी बॉडी में ये प्रीकर्सर्स पहुँचते हैं हमारी डाइट के माध्यम से, तब ये चेंज होते हैं विटामिन्स में। ये ज़्यादातर जितने भी हम लोग विटामिन्स लेते हैं, इनकी अच्छी बात यह है कि डाइजेशन की प्रक्रिया में ये पूरे के पूरे, या बिल्कुल कहूँ तो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। जैसे हम लोग प्रोटीन्स लेते हैं, प्रोटीन्स जो आपके वेजिटेरियन प्रोटीन है वो 100% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, पर विटामिन्स के साथ ऐसा नहीं है।
विटामिन जितना हम लोग खाते हैं वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होता है, अगर कोई एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम ना हो तो। इनकी दोनों ही कंडीशंस, एक्सेस और डेफिशिएंसी, दोनों ही हमारी बॉडी में हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देती हैं। इस पॉइंट पे स्पेशली ध्यान देना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तो सब मानते हैं कि उसकी कमी से हमें प्रॉब्लम हो गई, पर ये जनरली बहुत कम लोगों को ये अवेयरनेस है कि हम एक्सेस अगर इसको खाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, पर ये बात सबको पता होनी चाहिए। अगर हम लोग एक्सेस लेते हैं स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल हैं, अगर हम लोग एक्सेस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में विषाक्तता उत्पन्न करता है, और विषाक्तता या टॉक्सिसिटी कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी ले आती है या व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो जितना हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने दे रखी है, हमें उतनी ही डेली अमाउंट में इसको लेना चाहिए, हमें ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। ये स्पेशली मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, बुखार होता है, कमज़ोरी आती है, तो डॉक्टर्स जब आप लोगों को या सबको मल्टी विटामिन टैबलेट्स देते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बॉडी में एक नई जान सी आ गई है या हम जल्दी रिकवर कर रहे हैं, तो ये एक रामबाण की तरह हम लोग ले लेते हैं और इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, जबकि ये पता होने के बाद कि ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है एक्सेस, हमें कभी भी मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं लेना है इसको। तो जितना डॉक्टर कहें उतना ही लेना है, एक्सेस हमें नहीं लेना है। ये दोनों ही तरीके से हमारी बॉडी में तो हम अपनी डाइट में ले ही लेते हैं, इसको हम लोग केमिकली भी बना सकते हैं, सिंथेटिकली भी इसको बनाया जा सकता है। इसीलिए जो लोग अपनी डाइट में नहीं ले पाते या जिनको कमज़ोरी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनको टैबलेट्स के फॉर्म में विटामिन भी दिए जाते हैं, जिनको मल्टी विटामिन्स टैबलेट्स कहा जाता है। ये जितने भी विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया गया, हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी हेल्थ में ज़्यादातर जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये विटामिन्स कोएंजाइम की तरह वर्क करते हैं हमारे डाइजेस्टिव जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में। कोएंजाइम का मतलब क्या होता है? कोएंजाइम का मतलब होता है एंजाइम के साथ मिलकर काम करना। एंजाइम्स जो हमें एब्जॉर्प्शन में, हमारी बॉडी के अवशोषण करने में, उसके डाइजेशन में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, हर स्टेप में चाहिए होते हैं, तो उन्हीं के साथ विटामिन्स मिलकर ये सारे की सारी प्रक्रिया करने में मदद करते हैं। विटामिन्स जनरली 2 तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल एज वेल एज वाटर सॉल्युबल। जैसा हमने इंग्लिश में डिस्कस करा, इसके गुण हम लोगों ने हिंदी में भी दिए हुए हैं, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी में ये सारे के सारी विटामिन की विशेषता पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन्स 2 तरीके के हैं, जनरली ये पहले भी बताया जा चुका है, वन इज वाटर सॉल्युबल, अनदर इज फैट सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो 2 होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 11 और विटामिन सम्मिलित होते हैं, एंड सेकेंड इज विटामिन सी जिनको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए जिसका दूसरा केमिकल नेम जो है रेटिनॉल है, विटामिन डी दूसरा केमिकल नेम कॉलीकैल्सिफेरॉल है, विटामिन ई टोकोफेरॉल एंड विटामिन के। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में जानें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो जनरली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और मसूड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो जो रोग उत्पन्न होता है इसको हम लोग कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी जिसमें मसूड़ों में खून आने लग जाता है और हमारे दांत की पकड़ धीरे धीरे मसूड़ों में कम होने लग जाती है। हमारी इम्यूनिटी कम होने लग जाती है अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारी स्किन भी प्रभावित होती है बेसिकली।
जब हमारे विटामिन सी के कारण स्किन प्रभावित होती है, तो स्किन अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो जितने भी कीटाणु हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी पे अटैक कर लेते हैं, क्योंकि स्किन ही हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ये हमें सबसे पहले सभी कीटाणुओं, सभी जीवाणुओं से बचाता है। तो अगर ये क्षतिग्रस्त होती है, स्किन अगर क्षतिग्रस्त होती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को तैयार कर लें बीमारियों के का सामना करने के लिए। तो हमें अगर अपने आप को हेल्दी रखना है, अपनी इम्यूनिटी को हेल्दी रखना है, तो अपने डाइट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी ज़्यादा कहाँ मिलता है? खट्टी चीज़ों में, जैसे नींबू है, आंवला बहुत अच्छा इसका सोर्स है। फिर आता है विटामिन ए। विटामिन ए भी स्किन के लिए ज़रूरी होता है। स्किन के अलावा मेनली इसको याद करा जाता है आंखों के लिए, हमारी नॉर्मल विजन के लिए। जो हमारे आंखों में रॉड्स एंड कॉन्स नाम के दो ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी नॉर्मल विजन के लिए ज़रूरी हैं, उनको बनाने के लिए चाहिए विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ से मिलता है? विटामिन ए आपकी लाल पीली फल और सब्जियों से मिलता है। यहाँ एक बात खास मुझे ध्यान बताना है आपको कि जनरली ये कहा जाता है कि अगर आँख कमज़ोर हो गई है तो गाजर का जूस पियो, जबकि हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि विटामिन ए हमें ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो गाजर का जूस से हमें विटामिन ए नहीं मिलने वाला अच्छी मात्रा में। अगर हमें अपनी बॉडी में विटामिन ए को इंक्रीज करना है, तो हमें बजाय गाजर का जूस लेने के हमें गाजर का हलवा लेना पड़ेगा, क्योंकि गाजर का हलवा जब हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग फैट इनकॉर्पोरेट करते हैं, और गाजर के जूस में हम लोग फैट इनकॉर्पोरेट नहीं करते। ऐसे ही विटामिन डी जिसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, जो जनरली मिलता है सूरज के किरणों से। विटामिन डी के बहुत सारे रूप होते हैं, विटामिन D1, D2, D3, ऐसे ही D7 तक। इनमें जनरली जो यूज़ होता है विटामिन D3 यूज़ होता है। जब भी किसी की हड्डी क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है या हड्डियों में कमजोरी आते हैं, तो डॉक्टर्स जो सैशे देते हैं, जिनको कहा जाता है विटामिन डी के सैशे या कॉलीकैल्सिफेरॉल के सैशे, ये जनरली हमारी बॉडी में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं। तो ये तो सप्लीमेंट है, सिंथेटिक सोर्स है। हमें नेचुरल सोर्सेस से भी हम अपनी बॉडी में विटामिन डी ला सकते हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें सूरज की किरणें चाहिए तो चाहिए, साथ में फैट भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए, और अगर हमें कैल्शियम चाहिए तो उसके साथ फॉस्फोरस बराबर मात्रा में चाहिए। तो हड्डियों को अगर हमें मजबूत करना है, तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन सी एज वेल एज विटामिन डी, ये सारे के सारे तत्व बहुत ज़रूरी हैं अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई का आजकल प्रचलन जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि एलोवेरा है, विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं। तो ये ना केवल हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं, बल्कि हमारे जो नर्व कोऑर्डिनेशन है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी पाए जाते हैं। तो इसलिए कभी काफ मसल्स में पेन होता है या आपके क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स। देन कम्स विटामिन के। विटामिन के बहुत ज़रूरी है हमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए। कभी भी जब हमें चोट लग जाती है या कट लग जाता है, तो हमारा खून हमेशा बहता नहीं रहता, कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद वो रुक जाता है। वो रुक इसलिए जाता है क्योंकि हमारी डाइट में हम लोग किसी न किसी रूप में विटामिन के लेते ही लेते हैं। तो ये जो विटामिन के होता है, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन के, ये तीनों मिलकर ब्लड का फ्लो, जब बाहर शरीर के बाहर जो भी ब्लड का फ्लो होता है उसको रोकने में मदद करता है, खून का थक्का बनाकर। और ये मिलता कहाँ से है? जनरली हमें विटामिन के मिलता है हरी पत्तेदार सब्जी से, ब्रोकली से, ग्रीन टी से, चॉकलेट से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से जनरली हमें विटामिन के इजीली मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विटामिन बी जो है एक सिंगल विटामिन नहीं है, बल्कि 11 विटामिन्स का एक समूह होता है। तो जिसमें B1, जिसको हम लोग थायमीन भी कहते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 जिसको नायसिन या निकोटिनामाइड भी कहा जाता है, विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन,
देन कम्स पैंटोथेनिक एसिड, बायोटिन जिसका दूसरा नाम विटामिन एच है, फॉलिक एसिड, कॉलिन, इनोसिटॉल, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एंड विटामिन B12 जिसका दूसरा नाम है साइनोकोबाल अमीन। ये जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स हैं हमारी जनरल ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सबके लिए, मेटाबॉलिज्म में ये सब चीज़ें आती हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें से कुछ जैसे विटामिन B6 हैं, फॉलिक एसिड है, B12 हैं, स्पेशली ज़रूरी होता है हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, खून को बनाने के लिए। हमको जनरली इंफॉर्मेशन सब लोगों को है वो ये है कि अगर खून की कमी हो गई है तो क्या है, आयरन की कमी होना, जबकि ऐसा नहीं है। खून की कमी आयरन की कमी से तो होती ही होती है, वो विटामिन B6, फॉलिक एसिड और B12 की कमी से भी होती है। तो हमें अगर हमारे खून में कहीं कहीं कमी आ रही है या एनीमिया की कंडीशंस हो रही हैं तो हमें ये चेक कराना चाहिए कि क्या हमारी बॉडी में आयरन की कमी है या ये बाकी तत्वों की भी कमी है। तो जिसकी भी कमी है उसके हिसाब से हमें अपनी डाइट में चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। जो फॉलिक एसिड है ये स्पेशली रिकमेंडेड होता है खून बनाने के लिए तो है ही, ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू के 3 महीने में जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं डॉक्टर्स स्पेशली रिकमेंड करते हैं कि फॉलिक एसिड ज़रूर लिया जाए। तो चाहे वो टैबलेट्स के फॉर्म में है चाहे वो डाइट के फॉर्म में है, फॉलिक एसिड का इनकॉर्पोरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी इज मस्ट, क्योंकि ये ब्रेन उसी समय बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट और ओवरऑल बॉडीली डेवलपमेंट हो रहा होता है, स्पेशली द ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरल डेवलपमेंट, तो उसको बनाने में फॉलिक एसिड का बहुत अहम योगदान होता है। और ये हमें मिलते कहाँ से हैं, ये फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रेश पे स्पेशली इसीलिए ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बासी होती चली जाएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उनमें कम होता चला जाता है। तो हमेशा ध्यान फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे होना चाहिए, आपकी डाइट में रेगुलर इनका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। इसके अलावा साबुत अनाज, साबुत दालें, अंडा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। आजकल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स को इतना बढ़ावा दिया है वो इसलिए भी है क्योंकि वो भी भंडार है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो अगर हम अपनी डाइट में डेली मिलेट्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें कभी भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होगी। अनाज अगर हम देखते हैं तो बजाय मैदा खाने के हमें साबुत अनाज खाना चाहिए। साबुत अनाज मीन्स जैसे दलिया, ऑन एंड ऑफ ऑन ए रेगुलर बेसिस अगर हम दलिया खाते हैं तो हमें बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होने वाली। देन कम्स ईस्ट जिसको हम लोग खमीर कहते हैं, खमीर भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। फिर आता है डिफरेंसेस बिटवीन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये हमने बच्चों की सहूलियत के लिए इंग्लिश में और हिंदी दोनों में दिया है, तो जिसमें भी बच्चे कंफर्टेबल हैं वो स्लाइड बच्चे कंसल्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिलहाल जब हम लोग इनको देखते हैं तो नाम से ही क्लियर है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स सॉल्युबल इन वाटर एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स इज सॉल्युबल इन फैट्स एंड फैटी एसिड्स। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एक्सेस स्टोर नहीं होते और हमारी बॉडी से ये जितनी भी एक्स्ट्रा अगर हम अपनी डाइट में लेते हैं तो ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। एक्सक्रीट मतलब निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं, जिस फॉर्म में हमारी बॉडी से वाटर निकलता है, चाहे वो यूरिन के माध्यम से है चाहे वो पसीने के माध्यम से, ये कोई भी ऐसा माध्यम जिस फॉर्म से हमारी बॉडी से वाटर निकल रहा है उस फॉर्म में ये हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर सॉल्युबल विटामिन्स निकल जाते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एक्सेस स्टोर होते हैं और एक्स्ट्रा एक्सक्रीट नहीं होते। जितना आपने खाया वो पूरा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा फैट सॉल्युबल विटामिन और स्टोर हो जाएगा। अब इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अगर हमने 3-4 दिन नहीं खाया तो जो स्टोर्ड है वहाँ से ये यूटिलाइज हो जाएगा फैट सॉल्युबल विटामिन। पर अगर हमने, इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हम लगातार इसको एक्सेस में लेते चले गए तब क्या होगा, ये हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए
जितना रिकमेंडेड होता है बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को, तो ये हमारी बॉडी में बेनिफिट से ज़्यादा फिर हार्म करने लग जाते हैं। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होते हैं बेसिकली ये तो स्टोर होते ही नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में जो स्टोर होता है विटामिन B12 होता है, और जो फैट सॉल्युबल स्टोर होता है वो होता है स्टोर लिवर और फैटी टिश्यूज में। एब्जॉर्प्शन, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन सिंपल इंटेस्टाइन में हमारी आंतों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए वो ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं होते, उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए होता है पित्त रस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल जो बेसिकली सिक्रीट होता है लिवर से, और स्टोर कहाँ होता है, ये स्टोर होता है हमारी गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली जिसको कहते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन एज वेल एज फैट दोनों की एब्जॉर्प्शन और दोनों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें चाहिए पित्त का रस, क्योंकि पित्त रस ये करता क्या है, ये जितना भी फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन हैं इनको बहुत छोटे छोटे कणों में तब्दील कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रॉन्स या काइलोमाइक्रॉन्स। और ये करता किस तरीके से है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं पायसीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा फैट या फैट सॉल्युबल विटामिन्स को बहुत छोटे छोटे कणों में तब्दील कर दिया जाता है। और ये छोटे छोटे कणों में तब्दील करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये बॉडी में हमारे इजीली एब्जॉर्ब हो सके और ट्रांसपोर्ट भी हो सके। तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होते हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम से, और तब जाकर ये हमारी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं बेसिकली आसानी से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लिवर में डिलीवर पहुंचाए जाते हैं, कैसे, पोर्टल वेन के द्वारा। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इनमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये चारों चीज़ें मिलती हैं, और इसके अलावा कभी कभी हमें सल्फर और कोबाल्ट भी मिलता है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनमें हमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलता है। वाटर सॉल्युबल जैसे पहले भी बताया जा चुका है आपको सिर्फ दो होते हैं, विटामिन B एंड C, जबकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो विटामिन A, D, E एंड K। अब आता है कि हम इनको कैसे नाप सकते हैं, कि हमें कितना लेना है या इसका मापने की क्या इकाई हो। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पहले जो मापा था फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, वो नापा था इंटरनेशनल यूनिट्स में, जिनको हम लोग IUB कहते हैं, I.U. और वाटर सॉल्युबल को नापा गया मिलीग्राम में, जबकि आजकल दोनों को मिलीग्राम में नापा जाता है। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है वो ये है कि दोनों को हम मिलीग्राम में नापते हैं। 1 मिलीग्राम कितने के बराबर हुआ इंटरनेशनल यूनिट्स के, 40,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, और 1 मिलीग्राम बराबर होता है 1000 माइक्रोग्राम के। तो अगर आपको किसी सैशे में इंटरनेशनल यूनिट्स दिखाई दें, और इंटरनेशनल यूनिट्स ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे विटामिन D के सैशेज में, जो कॉलीकैल्सिफेरॉल के सैशेज हम लोग लेते हैं उनमें आपको इंटरनेशनल यूनिट्स अभी भी कुछ कंपनियों के दिखाई देंगे। आप उनसे आकलन कर सकते हैं कि आप कितना ले रहे हैं मिलीग्राम में। जब आपको ये टेबल अगर आप लोग देख रहे हैं कि 1 मिलीग्राम बराबर होता है 40,000 इंटरनेशनल यूनिट के। तो ये एक संक्षिप्त विवरण था विटामिन्स के बारे में। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। थैंक यू। आगे ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हम आपसे फिर जुड़ते रहेंगे।